रीनल ओनकोसाइटोमा, ठीक है। और रीनल ओनकोसाइटोमा, इसमें हम देखते हैं कि इस कैंसर में हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप सबको एक चीज तो पता चल गई होगी, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चले मैं बता देता हूँ। एंड पे क्या आ रहा है? एंड पे क्या आ रहा है? OMA आ रहा है, ऐसी है ना, OMA आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके एंड पे OMA आ रहा है वो क्या होता है? बिनाइन होता है। तो ये क्या होगा? ये बिनाइन होगा, मेलिग्नेंट होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी बिनाइन। तो ये क्या होगा? ये बिनाइन होगा, ठीक है। इट विल बी बिनाइन, ठीक है। ये क्या है? बिनाइन है। ये बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन एपिथेलियल सेल ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। बिनाइन एपिथेलियल एपिथेलियल सेल ट्यूमर, एपिथेलियल सेल ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, के जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं उनके अगर एपिथेलियल, अगर उनके एपिथेलियल सेल का क्या हो जाए, उनके अगर एपिथेलियल सेल का क्या हो जाए, बिनाइन ट्यूमर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रीनल ऑन्कोसाइटोमा कहते हैं। अब माशाल्लाह बड़े बड़े लावे बैठे हुए हैं इधर, और आप सब मुझे मुझे आप एक बात पूछना चाह रहे हो कि यार अभी अभी तो हमने पढ़ा कि अगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के, जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, अगर उसके एपिथेलियम का कैंसर हो जाए तो उसको तो हम RCC कह रहे हैं, तो इसको हम रीनल ऑन्कोसाइटोमा क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर सरीम हमें बता रही हैं कि ये बिनाइन है, ये बिनाइन है। वो अभी जो हम पढ़ के आए वो मेलिग्नेंट था, ये बिनाइन है, ठीक है। तो ये आपके अलर्ट मतलब डॉक्टर जबीउल्ला भी सही बता रहे हैं कि अगर आप अलर्ट बैठे हो तो आपको समझ आ गई होगी कि वो मेलिग्नेंट था, वो खतरनाक था, ये बेचारा फैलता नहीं है, ये एक जगह पे रहता है। तो ये बिनाइन ट्यूमर है, इसको हम कहते हैं रीनल ऑन्कोसाइटोमा। ये कहाँ पे होता है? जो हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उनके एपिथेलियम में होता है। और जो RCC है ये हमारी पूरी वो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स है उनमें हो सकता है, PCT पे ये स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आगे है जी सरकमस्क्राइब्ड विद सेंट्रल 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 स्कार। इसमें इसने ये बात लिखी हुई है कि इसमें क्या होगा कि सरकमस्क्राइब्ड, कि इसकी ना वेल डिफरेंशिएटेड एजेस होती हैं। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब है, इधर लिख लें, इसकी जो एजेस होंगी वो वेल डिफरेंशिएटेड होंगी। मतलब आप इसको ना बड़ी जल्दी डिफरेंशिएट कर सकते हो हिस्टोस्लाइड में। तो वेल डिफरेंशिएटेड इसकी क्या होंगी? इसकी साइड्स होंगी। मतलब कि इसके जितने भी कोने हैं, जो इसकी एजेस होंगी वो शार्प होंगी, ताकि आप उसको पहचान सको। इसकी ब्लंटेड एजेस नहीं होंगी, इसकी शार्प एजेस होंगी, और इसके दरमियान में क्या होगा? एक स्कार होगा। उसके अलावा उसने आगे लिखा हुआ है कि लार्ज इयोसिनोफिलिक सेल विल अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको आपने सिर्फ याद कर लेना है कि ये क्या होते हैं? लार्ज इयोसिनोफिलिक सेल्स होते हैं। ये मतलब कौन सी डाई लेते हैं? इयोसिनोफिलिक डाई लेते हैं, और इनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होता है। और इसके अलावा हाँ, इसमें अब चलो मैं लिख देता हूँ, देखो ये क्या है? ये होंगे ईओसिनोफिलिक लार्ज सेल, ईओसिनोफिलिक लार्ज सेल। ये क्या होंगे? लार्ज सेल होंगे ईओसिनोफिलिक। और उसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। कौन किसमें? बिनाइन में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा है, वो जो RCC है वो क्या होगा? क्रोमोफोब होगा। क्रोमोफोब हम किसको कहते हैं? क्रोमोफोब हम कहते हैं कि जो हमारा अगर कोई सेल डाई नहीं ना पकड़ रहा, मतलब कि वो डाई को रिपेल कर रहा है, जो हम डाई दे रहे हैं हिस्टोसाइड के लिए डाई दे रहे हैं, अगर वो उसको रिपेल कर रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोफोब। इस पे कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। क्रोमो कहते हैं कलर को, और फोब मतलब फोबिया को। तो इसमें ना कोई जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो हमें कलर नहीं मिलता, तो क्रोमोफोब होता है। लेकिन ये जो है ये ईओसिनोफिलिक डाइज लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी है तो आपको मेरी बातें समझ आ रही है। क्रोमोफोब, तो ये क्या है? क्रोमोफोब जो RCC होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोफोब्स होते हैं। लेकिन जो आपके बिनाइन ट्यूमर हैं, दे आर ईओसिनोफिलिक लार्ज सेल। ये क्या है? ईओसिनोफिलिक डाई लेते हैं, और इनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। उसके अलावा इसमें क्या होगा? इसमें इसकी प्रेजेंटेशन आपको क्या मिलेगी कि इसमें आपको लार्ज पाल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। देखो इसमें आपको क्या मिलेगा? यूनिलेटरल मैस मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा? एक मैस मिलेगा, वो एक तरफ होगा, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं, एब्डोमेन में नहीं मिलेगा, वो आगे की तरफ नहीं, वो आपको कमर में मिलेगा, ठीक है। यूनिलैटरल मैस कहाँ पे मिलेगा? फ्लैंक मैस, ठीक है। फ्लैंक मैस वो उसकी कमर के नीचे वाले हिस्से में होगा, फ्लैंक मैस, ठीक है। फ्लैंक मैस होगा और वो यूनिलैटरल होगा। और इसमें क्या होगा? उसमें जो मरीज है आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे यूरिन में क्या आ रहा है? मेरे यूरिन में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। और क्या होगा? उसको फ्लैंक पेन होगी और हाइपरटेंशन होगी। तो ये सारी बातें इसमें नॉर्मल सी हैं। उसके अलावा हाँ, नहीं, हाँ, बस इसमें ये बातें आपने याद रखनी है। उसके अलावा इसमें पेनलेस हिमाचोरिया होता है। जो इसमें हिमाचोरिया होता है वो क्या होता है? पेनलेस हिमाचोरिया होता है। जो मरीज होता है उसको पेन नहीं होती। और पेनलेस हिमाचोरिया अभी हम जितने भी ट्यूमर्स पढ़ेंगे ना, जो मोस्टली ट्यूमर होता है वो हमें पेनलेस हिमाचोरिया मिलता है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, इसमें थोड़ा उलट हो गया है। जो बिनाइन एपिथेल ओनकोसाइटोमा है ना, इसमें हमें अब्डोमिनल मिलता है, ठीक है। इसमें हमें एब्डोमिनल मिलता है, एब्डोमिनल। लेकिन जो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, जिसमें आता है नेफ्रोब्लास्टोमा, उसमें हमें फ्लैंक मैस मिलता है। तो ये थोड़ा सा उलट हो गया, मैस मिलेगा तो सॉरी एब्डोमिनल मैस मिलेगा, और क्या मिलेगा? फ्लैंक पेन मिलेगी, और क्या मिलेगा? पेनलेस हिमाचूरिया मिलेगा, और ऑफन रिसेक्टेड टू एक्सक्लूड मेलिग्नेंसी। इसमें हाँ, इसको हम क्या करते हैं? इसको ना हम रिसेक्ट कर देते हैं ताकि ये आगे मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट ना हो। तो इस लाइन का ये मकसद है।
अच्छा ये इतना कोई खास अहम नहीं है, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए, तो मुझे बताएं कि समझ आ गई है। ये यूनिलैटरल होगा, यस इट विल बी यूनिलैटरल, ये यूनिलैटरल होगा। जी डॉक्टर काशी बता रहे हैं कि क्लियर हो गया, बाकी भी बता दें। चलें ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ आ रही हैं। आज का थोड़ा सा टॉपिक बोर सा ही है, क्योंकि ये कार्सिनोमा वगैरह काफी स्टूडेंट को जान निकालते हैं। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको बार बार एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कुछ चीजें अभी याद हो जाएं। हम आगे चलते हैं। आगे है जी आपका नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है, नेफ्रोब्लास्टोमा। तो नेफ्रोब्लास्टोमा में क्या था, नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है, नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा में क्या होगा, नेफ्रोब्लास्टोमा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मिलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा। ये क्या होगा, मिलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा जी, एनीवन। ये मिलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा। डॉक्टर तरीम कह रही है बिनाइन होगा, डॉक्टर अक्सा कह रही है मिलिग्नेंट होगा। तो देख के मुझे कंफर्म कर दें कि ये मिलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो ये बिनाइन होगा यार, ये बिनाइन होगा, एंड पे ओमा आ रहा है, ठीक है, ब्लास्टोमा। अच्छा इसमें ये ना, इसको इसका दूसरा नाम होता है विल्म्स ट्यूमर, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, विल्म्स ट्यूमर। और जो बेचारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो कौन सा है, दैट इज योर विल्म्स ट्यूमर। तो जब भी आपका नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर का लफ्ज आ जाए ना, फौरन आपने एक बच्चे को अपने जेहन में ले आना है। और बच्चा हमारा कौन था, दैट वाज योर शकील, ठीक है, शकील हमारा आ गया जी। शकील क्या आ गया, आ गया। शकील 9 साल का, ठीक है। 9 साल का तो नहीं, ऐसे ये 2 या 4 साल, 2 से 4 साल के दरमियान ये बच्चों में होता है विल्म ट्यूमर। अब हम इसको देखते हैं ये क्या करता है। तो ये विल्म ट्यूमर होता है मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड, कंटेन्स एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर। इसमें जो हमारे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, जब मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आपके दो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यूरिटेरिक बड होती है और क्या होती है, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम होती है। तो ये जो ट्यूमर होता है, जो विल्म्स ट्यूमर होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब जब एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होंगे तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या होंगे, एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होंगे, ये बच्चों में होता है। ये बच्चों में होता है, बिनाइन ट्यूमर है, और ये 2 से 4 साल के बच्चों में होता है। उसमें ना एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलर एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। और ये क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे आएगी, लार्ज पाल्पेबल मैस, ठीक है, लार्ज पाल्पेबल मैस। इसमें आपको क्या मिलेगा, बड़ा सा एक मैस मिलेगा जो कि क्या होगा, पैल्पेबल होगा। और वो क्या होगा, यूनिलेटरल होगा, ठीक है, यूनिलेटरल पाल्पेबल मैस। लेकिन वो क्या होगा, वो फ्लैंक मैस होगा, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था वो अब्डोमिनल मैस था, ये क्या है, ये फ्लैंक मैस होगा, ठीक है, फ्लैंक मैस। तो ये आपको कमर की तरफ पल्पेट होगा, ठीक है, यूनिलेटरल फ्लैंक मैस होगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा, हिमाचूरिया होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, हिमाचूरिया होगा, और क्या होगा, इसमें हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी। और इसमें हमारे दो दो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और दो जीन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज योर WT1, ठीक है, WT1 एंड WT2, ठीक है, WT1 एंड WT2। इसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 है, उसमें क्या होता है, फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। अगर आपने बायोकेम पढ़ी है तो आपको पता होगा, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन होती है, एक फंक्शन म्यूटेशन होती है। और म्यूटेशन की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फंक्शन म्यूटेशन में क्या होता है कि हमारा जो जीन होता है वो फंक्शन छोड़ जाता है, वो क्या करता है, वो फंक्शन ही छोड़ जाता है। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, ये दोनों जीन्स किस में होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं। तो ये फंक्शन ही छोड़ जाते हैं, फंक्शन म्यूटेशन हम इसको कहते हैं। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 इसमें होता है। उसके अलावा ये विल्सन ट्यूमर का ऑपोजिट ऑपोजिट है ना सर जी। विल्सन ट्यूमर, मैं डॉक्टर तरीम इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको देख के बता सकता हूँ उसके बारे में। अच्छा हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका VAGR, ठीक है, VAGR में क्या होगा, आगे ना उसने सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं कि आपके ना ये जो आपका सिंड्रोम मतलब ये है, ये फॉलो फर्दर उसको ऐड कर सकते हैं, किसमें ऐड कर सकते हैं, एक आपका सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं VAGR। VAGR में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या होगा, आपको विल्म्स ट्यूमर होगा। ये ना उसने सिंड्रोम बताए हुए हैं कि ये जो हमारा विल्म्स ट्यूमर है ये और किस किस के साथ होता है। तो फर्ज करें अगर आपका विल्म्स ट्यूमर किस किस के साथ है, अगर विल्म ट्यूमर के साथ क्या है, आपका वो जो बच्चा है उसका एक आयरस ही नहीं है, उसको क्या है, एनीरीडिया है, उसको क्या है, एनीरीडिया है, एनीरीडिया। एनीरीडिया कहते हैं विदाउट एनी आयरस। अगर उसका आयरस नहीं है तो उसको, अगर उसको विल्म्स ट्यूमर भी है, एनीरीडिया भी है, और उसके साथ उसका क्या है, जेनिटो यूरिनरी माल फॉर्मेशन, जेनिटो यूरिनरी, ठीक है, जेनिटो यूरिनरी माल फॉर्मेशन। कि अगर उसका जो जेनिटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में कोई माल फॉर्मेशन है तो उसको क्या है, उसको वैगर सिंड्रोम है, उसको क्या है, वैगर सिंड्रोम। इन तीनों, इस ट्राइएड को हम क्या कहते हैं, वैगर सिंड्रोम कहते हैं। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू WT1 जीन, ठीक है, इट इज ड्यू टू WT1 डिलीशन। कि जो आपका WT1 जीन है वो डिलीट ही हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे है जी आपका डेनी ड्राक सिंड्रोम, ठीक है, इतना खतरनाक उसने नाम रखा हुआ है, डेनी
डैनी ड्राक सिंड्रोम, ठीक है, डैनी ड्रैक सिंड्रोम। तो इसको हम, इसमें क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले तो आपको आपको जो बच्चा होगा, आपका बच्चा नहीं मतलब किसी का बच्चा, और उसको क्या होगा, उसको विल्म्स ट्यूमर होगा, उसको क्या होगा, विल्म्स ट्यूमर होगा, उसको क्या होगा, सबसे पहले तो विल्म्स ट्यूमर होगा। उसके अलावा अगर उसका क्या है, अगर उसके जो डिफ्यूज मेसेंजियल सेल्स हैं, जो किडनी में स्पोर्टिंग सेल्स है मेसेंजियल सेल्स, उसमें क्या है, उसकी स्क्लेरोसिस है, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस है। तो और उसके अलावा क्या है, डिसजेनेसिस ऑफ गोनेड है। इसको मैं समझाता हूँ, देखो। एक तो उसको क्या है, विल्म्स ट्यूमर है, और क्या है, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस है। और उसको क्या है, डिसजेनेसिस। डिसजेनेसिस हम किसको कहते हैं, कि उसके जो गुनेड्स हैं वो सही तरह नहीं बने, ठीक है, डिसजेनेसिस ऑफ उसके डिसजेनेसिस ऑफ क्या है, गुनेड्स हैं। मतलब कि हमें यही नहीं पता चल रहा कि वो शकील है या शकीला है, ठीक है, हमें यही नहीं पता चल पा रहा कि वो शकील है या शकीला है, ठीक है। तो ये सीधी बात है कि उसमें जो गुनेड्स हैं वो सही तरह नहीं बन पा रहे। और उसमें उसने लिखा भी हुआ है, मेल जूडो हर्माफ्रोटिडिज्म। किसी को पता है हर्माफ्रोटिडिज्म किसको कहते हैं, हर्माफ्रोटिडिज्म किसको कहते हैं, एनीवन? और इसमें और क्या होगा, और इट इज जो डैनी ड्राग सिंड्रोम है, इसमें और क्या होता है, WT1, ठीक है, WT1 इसमें जो जीन होगा उसमें कोई मसला होगा। यस डॉक्टर मारिया, एक्सीलेंट। इसमें क्या होगा, इसमें हर्माफ्रोटिडिज्म होगा, कि हमें ऐसा लग रहा होगा, देखो मैंने कहा ना कि इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये शकील है या शकील है। इसमें हमें यही नहीं पता चल पाएगा कि ये शकील है या शकील है। तो इसमें हमें क्या कैसे नहीं पता चल पाएगा कि ये जो मरीज होगा इसके जो ग्रेनेड्स हैं वो सही तरह नहीं बने। तो अब हमें ये लग रहा है कि इसमें बोथ इसमें ओवरीज भी हैं, इसमें वो टेस्टिस भी हैं। इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडिज्म, कि अगर बोथ सेक्सेस, अगर बोथ जो ग्रेनेड्स हैं वो अगर एक ही ऑर्गन पे हो तो इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडिज्म। सॉरी, मैंने समझा हेमी हेमी हाइपरप्लेजिया पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, हेमी हाइपरप्लेजिया नहीं, हर्माफ्रोडिज्म। हाँ, ये वॉर्म्स में होता है और ये पौधों में भी होता है। हमने 9th 10th में पढ़ा था ना कि एक खास किस्म का पौधा होता है जी, उसमें दोनों मेल और फीमेल उसके जो ऑर्गन होते हैं वो उसके पौधे के ऊपर ही होते हैं। तो ये जो बंदा है डैनी ड्राग सिंड्रोम का, ये इसकी इतनी ज्यादा किस्मत खराब है, मतलब कभी आपको यूजलेस फील हो रहा हो ना, तो आपने सिर्फ इस बंदे के बारे में सोच लेना कि डैनी ड्राग सिंड्रोम एक होता है, और एक तो उसको किडनी का कैंसर है, और उस बंदे को कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि वो शकील है या शकील है, ठीक है, वो शकील है या शकील है, ठीक है। तो जब आपको कभी यूजलेस फील हो रहा हो या कभी आप डिप्रेशन में हो ना, तो आपने इसके बारे में सोच लेना, फिर आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। A condition in which an individual has the single chromosome and gonadal sex but combined feature of। डॉक्टर अक्सा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और मैंने उसको सिंपल करके बता दिया है कि अगर बोथ सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडिज्म। लेकिन ये सूडो हर्माफ्रोडिज्म होगी, कि हमें लग ये रहा होगा कि दोनों सेक्सेस इस दोनों ऑर्गन्स इस बंदे पे प्रेजेंट हैं, लेकिन ये सूडो होगा। क्यों? क्योंकि उसके गुनेड सही तरह नहीं बने, डिसजेनेसिस है ड्यू टू WT1 जीन, ठीक है, ड्यू टू WT1 जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके बाद आपका आता है जी बैक विथ विड विड सिंड्रोम, ठीक है, बैक विथ विड सिंड्रोम, बैक विथ विड सिंड्रोम, बैक विथ विड वाइड मैन सिंड्रोम, सॉरी वाइड मैन सिंड्रोम। वाइड मैन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो इसको सिर्फ आपने याद ही करना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं है। कि सबसे पहले आपको क्या होगा, विल्म्स ट्यूमर होगा, जो बंदा होगा उसको क्या होगा, विल्म ट्यूमर होगा। और उसको क्या होगा, मैक्रोग्लोसिया, उसकी जुबान बहुत लंबी होगी, ठीक है। उसकी क्या होगी, उसकी जुबान बड़ी होगी, मैक्रोग्लोसिया, ठीक है, मैक्रोग्लोसिया, उसकी जुबान क्या होगी, बड़े साइज की होगी, इंलार्ज होगी। और उसको क्या होगा, ऑर्गेनोमेगैली, ठीक है, ऑर्गेनोमेगैली, ऑर्गेनोमेगैली। अच्छा, मैं आप सबका कॉन्सेप्ट एक चेक करूं, माशाल्लाह कि आपने कितना पढ़ा है यार। आज थोड़ा सा हम ना एंजॉय करते हैं पढ़ने को। तो मैं आपका एक कॉन्सेप्ट चेक करता हूँ। मुझे कोई बंदा बता सकता है कि एक फीटस है, वो माँ के पेट में है, और उसको उसके ऑर्गेनोमेगाली कब होगी, एनीवन? फर्ज करो कि आपकी क्या है, जो मदर है वो डायबिटिक है, ठीक है, मदर क्या है, डायबिटीज मेलिटस की मरीज है। जब डायबिटीज मेलिटस की वो मरीज होगी तो उसको क्या होगा, उसकी बॉडी में ग्लूकोज क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज हाई होगा। और ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो ग्लूकोज किस में चला जाएगा, फीटस में। तो फीटस में भी क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा, फीटस में भी क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा। और आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता दूं कि जो इंसुलिन होती है वो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, बट ग्लूकोज कैन क्रॉस। तो ग्लूकोज फीटस में भी ज्यादा हो जाएगा। जब फीटस में ज्यादा होगा तो अब क्या करेगा, अब जो फीटस है, फीटस को बेचारे को अपना इंतजाम खुद करना पड़ रहा है। तो फीटस क्या करेगा, इंसुलिन ज्यादा कर देगा, फीटस क्या कर देगा, इंसुलिन ज्यादा कर देगा। और अल्लाह के बंदो, मैं पढ़ा पढ़ा के गंजा हो गया हूँ कि एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने पढ़ाया था कि जो इंसुलिन होती है ये क्या है, इंसुलिन आपकी प्रोटीन को बढ़ाती है, प्रोटीन को बढ़ाती है, ठीक है, प्रोटीन को बढ़ाती है। तो इंसुलिन क्या करती है, प्रोटीन प्रोटीन बढ़ाती है, ठीक है, प्रोटीन बढ़ाती है।
तो जब आपकी इंसुलिन ज्यादा होगी, इंसुलिन की वजह से आपको ऑर्गेनोमेगाली होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इधर बताया है कि जब जो अगर एक डायबिटिक मदर है तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि जो उसका फीटस होता है, या तो वो उसकी बॉडी बड़ी होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, या फिर उसमें ऑर्गेनोमेगाली होती है। और आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, अगर एक डायबिटिक मदर है, अगर एक क्या है डायबिटिक मदर है, और उस जो बेबी है, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर उसका वजन बेबी का 4.5 किलो से ज्यादा है, अगर बेबी का क्या है 4.5 किलो से वजन ज्यादा है, तो आपने सी सेक्शन करना है, ठीक है, आपने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी। या फिर अगर एक डायबिटिक मदर है, और डायबिटिक मदर में आपने याद रखना है मैक्रोसोमिया इज वेरी कॉमन। मैक्रोसोमिया हम किसको कहते हैं, जो स्कल होता है इसका साइज बड़ा होता है। तो अगर आपकी डायबिटिक मदर में मैक्रोसोमिया डायबिटिक मदर है और अगर उसको मैक्रोसोमिया, तो आपने सी सेक्शन की तरफ जाना है, आपने नॉर्मल डिलीवरी का पंगा नहीं लेना। ठीक है, तो ये एक गायनी की एक्स्ट्रा बात थी। खैर हम गायनाकोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ते हैं, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो आपका बैक विथ विडल मैन सिंड्रोम है, इसमें क्या होगा, विल्म ट्यूमर होगा, मैक्रोग्लेसिया होगा, और क्या होगा, ऑर्गेनोमेगाली होगी। और क्या होगा जी, ऑर्गेनोमेगाली होगी। उसके अलावा क्या होगा, हेमी हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, हेमी हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि जो बॉडी होगी ना वो बेतरतीबी सी होगी। मतलब कि हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब क्या होता है हाफ, कि आधी बॉडी का उसका हाइपरप्लेजिया हुआ पड़ेगा, और आधी बॉडी उसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। आधी बॉडी मतलब फर्ज करें कि अगर एक बाजू उसका जो राइट बाजू है वो लंबा सा होगा या वो बड़ा बड़ा होगा, और एक बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो इसको हम कहते हैं हेमी हाइपरप्लेजिया। तो जब भी आपको कभी यूजलेस फील हो रहा हो ना, तो आपने इस बैक फ्रेथ विडल मैन सिंड्रोम के बारे में भी सोच लिया कि उस बेचारे को क्या है, उस बेचारे को हेमी हाइपरप्लेजिया है, कि उसका आधा जो धड़ है वो हाइपरप्लेजिया में, और आधा क्या है, आधा उसका क्या है, आधा बेचारा नॉर्मल है। तो वो कितना अजीब सा दिखता होगा, लेकिन सारे अल्लाह की मखलूक है, तो हमें सबसे प्यार करना चाहिए, ठीक है, हमें, लेकिन ऑपोजिट जेंडर में नहीं, अपने जेंडर में, ठीक है, तो इसको गलत नहीं लेना। खैर हम आगे चलते हैं। यूरोथीलियल कार्सिनोमा, ठीक है, यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। अच्छा, सबसे अहम एमसीक्यू हिस्टोलॉजी में, अगर ब्लैडर से आपसे कोई एमसीक्यू पूछा जाए तो वो ये वाला एमसीक्यू पूछा जाएगा जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ। माशाल्लाह मुझे शाबाश बताएंगे, बड़े लावे बैठे हैं, कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें जो एपिथेलियम होता है वो कौन सा होता है, एनीवन, इसमें एपिथेलियम कौन सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको ना क्लियर कट अपनी बुक पे लिख लें। डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर तरीम गलत बता रही हैं आप, इसको ठीक करें। डॉक्टर अदनान बता रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम एन, जी डॉक्टर अदनान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, स्ट्रेटेड नहीं होता। यस, चले मैं बता देता हूँ, इससे आपके कोई नया कोई एपिथेलियम निकाल मारे हैं। देखो, जो आपका इसको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हिस्टोलॉजी के हवाले से, कि जो आपका ब्लैडर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब मुझसे काइंडली ये ना पूछ लेना कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, तो इसके लिए आपको हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको स्क्वेमस का पता है, कोलमनर का पता है, तो आपको ट्रांजिशनल का भी पता होगा। अगर नहीं पता तो लाइक हुसैन की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है हिस्टोलॉजी की, उसमें से दूसरा चैप्टर है इसका एपिथेलियम का, उसको बैठ के पढ़ें और आपको ट्रांजिशन एपिथेलियम की समझ आ जाएगी, वरना अभी मैं नहीं समझा सकता। लेकिन ये एमसीक्यूज आपने कभी भी नहीं भूलना, अपना नाम चाहे भूल जाना, शकील शकीला को चाहे भूल जाना, लेकिन आपने ये एमसीक्यूज नहीं भूलना कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है। तो जो आपका ब्लैडर होता है, ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम होता है, ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों होता है, क्योंकि ये ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो चूंकि आपने क्या करना होता है, आपने वॉशरूम वगैरह जब जाना होता है तो आप अपने ब्लैडर को कंट्रैक्ट करते हो, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ब्लैडर में क्या रखा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम रखा है। और इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या है, इसका निक नेम क्या है, इसका निक नेम है जी यूरोथीलियल एपिथेलियम, ठीक है, यूरोथीलियल एपिथेलियम। अब माशाल्लाह, माशाल्लाह आप क्या करते हो, आप माशाल्लाह कोई बड़े उल्टे सीधे काम करते हो। मतलब कि आपके ब्लड पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है। अगर आपके ब्लड पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है, तो क्या होता है, जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसका क्या हो जाता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, मेटाप्लेजिया। अगर इसका क्या हो जाता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है, किस में मेटाप्लेजिया हो जाता है, तो इसमें इसका मेटाप्लेजिया होता है किस में, स्क्वेमस में, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में। अब मुझे स्ट्रेटिफाइड का ना पूछ लेना कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। आपके जो एपिथेलियम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल होते हैं या स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अगर वो सिंगल लेयर है तो सिंपल है, अगर वो मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो ये आपको हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ेगी इन एपिथेलिया को क्लियर करने के लिए। तो स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसका मेटाप्लेजिया हो जाता है किसमें, स्क्वेमस में। क्यों हो जाता है, ड्यू टू एनी स्ट्रेस, कि आप कोई उल्टे सीधे काम कर रहे हो, आप पंगे ले रहे हो यूरिनरी ब्लैडर के साथ, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इस एमसीक्यूज को नहीं भूलना, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें ये सॉरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैंने आपको पढ़ा दिया, ये यूरोथेलियल कार्सिनोमा, हाँ ये तकरीबन सेम चीजें हैं। देखो,
आपका एक तो मेटाप्लेजिया होता है, जब आप स्ट्रेस डालते हो तो आपका जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वेमस स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो स्क्वेमस सेल है, ये जो स्क्वेमस सेल है, अगर इसका क्या हो जाए, डिस्प्लेजिया हो जाए, अगर इसका क्या हो जाए, डिस्प्लेजिया हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और अगर ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अगर ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अगर इसका क्या हो जाए, अगर इसका कैंसर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं यूरोथीलियल कार्सिनोमा। समझ आइए बात की, ये मैंने दोनों टॉपिक को मिला दिया। अब देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या है, नहीं आई, चलें अच्छी बात है, नहीं आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, आपके आपके माशाल्लाह सारे हेल्दी पर्सन हो ना, तो आपका जो ब्लैडर है वो किससे मिलकर बना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना है। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अगर इसका कैंसर हो जाए, अगर इसका कार्सिनोमा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं यूरोथीलियल कार्सिनोमा। यूरोथीलियल क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसका दूसरा नाम क्या है, यूरोथीलियल एपिथेलियम। तो यूरोथीलियल कार्सिनोमा अगर इसका ट्रांजिशनल का हो जाए, लेकिन अगर इसका मेटाप्लेजिया हो, अगर इसका क्या हो, पहले मेटाप्लेजिया हो, अगर इसका क्या हो, मेटाप्लेजिया हो, और क्या हो, अगर मेटाप्लेजिया किसमें हो, स्क्वेमस सेल में, ठीक है, अगर इसका क्या हो, मेटाप्लेजिया हो किसमें, स्क्वेमस सेल में, और स्क्वेमस सेल में कोई मसला आ जाए, स्क्वेमस सेल का डिस्प्लेजिया हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो दोबारा सुन लें एक दफा फिर से, जो आपका ब्लैडर है वो किससे मिलकर बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। अगर इसका कार्सिनोमा हो जाए तो उसको हम कहते हैं यूरोथीलियल कार्सिनोमा। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपका ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अगर ये मेटाप्लेजिया हो जाए, इसका किस में, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, स्क्वेमस में, और अगर उसमें डिस्प्लेजिया हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए, तो इसको हम कहते हैं स्क्वेमस, इसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों ना ब्लैडर के कैंसर बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, हम इसको देखते हैं। जो यूरोथीलियल कार्सिनोमा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल कार्सिनोमा, एपिथेलियल कार्सिनोमा है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल कार्सिनोमा, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर। तो मैंने आपको एक कुलिया बताया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन चीज होती है ना वो एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है, तो ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किसका, ब्लैडर का। उसके अलावा ये क्यों होता है, इसमें आपको होता है पेनलेस हिमाचूरिया, ठीक है, पेनलेस हिमाचूरिया, ठीक है, पेनलेस हिमाचूरिया। और ये क्यों होता है, ठीक है, और ये क्यों, मतलब किस वजह से हो सकता है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले इसने एक ड्रग लिखी हुई है, डेट इज योर फिनासिटिन, ठीक है, फिनासिटिन। फिनासिटिन क्या है, फिनासिटिन एक पेन किलर है, ठीक है, ये ओपियोइड नहीं होती, ये एक और क्लास से बिलोंग करती है, इसको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। पेन किलर है। और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊं, और उस इजाफा से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कोई बंदा मुझे बता सकता है कि हमने लेबोरेटरी में जो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सिंथेटिक ड्रग थी वो कौन सी थी। हमने फार्मास्यूटिकल ड्रग जो बनाई थी, जो सिंथेटिक ड्रग है, नेचुरल नहीं, जो सिंथेटिक ड्रग है, वो दुनिया में सबसे पहली ड्रग कौन सी थी, कौन सी ऐसी ड्रग थी जो फर्स्ट ड्रग थी। डॉक्टर तरीम कह रही हैं एस्प्रिन, डॉक्टर तरीम थोड़ा सा करें, एस्प्रिन हमें वो उससे मिलती है, नेचर से मिलती है। पैरासीटामोल, नहीं 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 नहीं, तुक्के नहीं लगाने, सही आंसर बताना अगर पता है तो। पेनिसिलिन नहीं यार, पेनिसिलिन तो नेचर से मिलती है, मैंने कहा सिंथेटिक, सिंथेटिक जो हमने खुद बनाई थी, साइक्लोफोस्फोमाइड, नो 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 नो। चले मैं ही बता देता हूँ, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, परेशान तो मैंने आपको होने नहीं देना। देखो इसमें क्या होगा, देखो ये आपकी क्या कौन सी ड्रग है, फिनासिटिन, 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 ठीक है, फिनासिटिन। फिनासिटिन क्या है, एक पेन किलर है, और इसके आगे लिख लें, इट इज फर्स्ट वर्ल्ड वाइड फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सिंथेटिक ड्रग। ये फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग है, फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग है जो हमने लेबोरेटरी में बनाई थी। ठीक है, तो इस ये इन्फॉर्मेशन है, खैर ये एमसीक्यू तो कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने मतलब वर्ल्ड में सबसे जो पहली सिंथेटिक ड्रग थी वो कौन सी थी, फिनासिटिन। फिनासिटिन क्या है, ये ओपियोइड नहीं है, ये एक पेन किलर है, ठीक है, ये एनाल्जेसिक, इसको हम फार्माकोलॉजी उसमें देखेंगे, फार्माकोलॉजी में। उसके अलावा जो फिनासिटिन है ये क्या कराती है, ये आपके उसमें ट्रांजिशनल कार्सिनोमा करवाती है। उसके अलावा इसमें क्या है, टोबैको, ठीक है, अगर एक बंदा क्या करता है, सूटे पे सूटा लगाता है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, उसको यूरोथीलियल कार्सिनोमा हो जाएगा। उसके अलावा और क्या है, एरोमेटिक एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस किस में होते हैं, डाइज में होते हैं, ठीक है। तो फर्ज करो आप कोई डाई यूज करते हो, किडनी वो मैंने बताया था ना कि जो आपके डाइज होते हैं, जो हम किडनी में यूज करते हैं, रेडियो कंट्रास्ट डाइज, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर किडनीज, और वो ब्लैडर का कैंसर भी कॉज करवाते हैं। तो जो एरोमेटिक अमाइंस हैं, डाइज हैं, वो क्या कॉज कराते हैं, ट्रांजिशनल कार्सिनोमा कॉज कराते हैं। इसके अलावा साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड क्या चीज है, साइक्लोफोस्फामाइड क्या चीज है, साइक्लोफोस्फामाइड एक एंटी कैंसर ड्रग है, इसको हम एंटी कैंसर में ही पढ़ेंगे। तो साइक्लोफोस्फामाइड का एक साइड इफेक्ट है क्या, ट्रांजिशनल कार्सिनोमा। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट की बात रह गई और फिर आपकी जान छूट जाएगी, और वो क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसका आपने नाम बहुत सुना होगा, स्क्वेमस सेल
कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसको हम थोड़ा सा समझ ले। देखो, मैंने कहा कि आप माशाल्लाह जितने भी नॉर्मल बंदे हो, नॉर्मल बंदों में क्या होता है, नॉर्मल बंदों में जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कोई पंगा लेते हो और ब्लैडर के साथ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई और मसला आ जाता है, कोई स्ट्रेस डालते हो, तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, स्क्वेमस में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वेमस सेल में, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में। अच्छा, स्टेटिफाइड स्क्वेमस में जब ये इसका मेटाप्लेजिया हो जाता है ना, तो चूंकि इसका मेटाप्लेजिया होता है, तो जब ये स्क्वेमस में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें डिफेक्ट आ जाए। तो इसका इसका उसके साथ ही क्या हो जाता है, इसका उसके साथ ही डिस्प्लेजिया, उसके साथ ही क्या हो जाता है, डिस्प्लेजिया हो जाता है। और इसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या इसका डिस्प्लेजिया हो सकता है, या ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। दोबारा सुन लें, जो हमारा नॉर्मल ब्लैडर होता है उसका जो नॉर्मल दीवार होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। उसका मेटाप्लेजिया किसमें हो जाता है, स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्क्वेमस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो अगर उसका डिस्प्लेजिया हो जाता है तो फिर भी मसला है, लेकिन अगर वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और इसका जो रिस्क फैक्टर है, इसका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क फैक्टर इसका क्या है, सबसे पहले है जी आपका, उसने एक मुश्किल सा नाम लिखा हुआ है, शिल्टोमा हिमोबियम, ये पता नहीं क्या बैक्टीरिया का नाम है, इसको आपने बुक से पढ़ लेना है। उसके अलावा इसमें आगे उसने लिखा हुआ है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट हम किसको कहते हैं, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट, ठीक है, तो ये सारा मिडल ईस्ट में आता है। जिसमें सऊदी अरेबिया आता है, आपका ओमान आता है, दुबई आता है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, दे आर मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में जो मोस्ट कॉमन ब्लैडर कैंसर है वो कौन सा है, दैट इज योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो अगर आप दुबई वगैरह का ये जो हाथ और मुंह वाला जो टेस्ट है, ये अगर आप देना चाह रहे हो तो इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। क्यों, क्योंकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज वेरी वेरी कॉमन इन मिडल ईस्ट, ठीक है, तो मिडल ईस्ट में काफी ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा अगर आपको क्या है, अगर आपको क्रोनिक सिस्टाइटिस है, मतलब अगर आपको ब्लैडर का इन्फेक्शन हुआ और आप उसको ट्रीट ही नहीं करना चाह रहे, आप नवाब आदमी और आप उसको ट्रीट नहीं करते, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपके स्क्वेमस सेल में। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है पेनलेस हिमाचूरिया होगा, स्मोकिंग होगी, और इसमें क्या होगा, क्रोनिक नेफ्रोलिथासिस इसके हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, इसमें आज कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन है मुझे बता दे, फिर हम मैं एंड करता हूँ क्लास।